चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर देखेंगे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का मेंटेनेंस इलेक्ट्रीशियन का क्वेश्चन पेपर, जो कि 11 अप्रैल 2018 को हुआ था 9 AM टू 10:30 AM। ठीक है, मेंटेनेंस इलेक्ट्रीशियन RNE 10। दोस्तों इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कैसे आंसर दिया होता है, ठीक है, और ये जो इनके आंसर हैं मास्टर आंसर की के साथ दिए हुए हैं। हमें सभी क्वेश्चनों को सही से देखना है, सही से पढ़ना है, ताकि हमें पता पड़ सके आगे आने वाले कंपटीशन एग्जाम में कि क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से आते हैं। ठीक है, तो मैं और भी DMRC की इलेक्ट्रीशियन जो पेपर हैं उनको मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, कई सारे पेपर। आप उसको राइट कॉर्नर में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और आगे भी मैं इस तरह की वीडियो लाता रहूँगा, इस तरह के क्वेश्चन पेपर लाता रहूँगा DMRC के, लाइनमैन के, UPPCL के। ठीक है, इस तरह के जो टेक्निकल एग्जाम है उनके आगे भी वीडियो में लाता रहूँगा, और आने वाले कंपटीशन एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो उनको भी मैं इसमें डालूंगा। तो इसके लिए आप यदि चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई आगे वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से अर्थिंग करने की एक सामान्य विधि पहचानें। यानी इन विकल्पों में से अर्थिंग करने की सबसे सामान्य विधि क्या है? अर्थ प्रतिरोधक, अर्थ सप्लाई, एक पानी की पाइप के माध्यम से भूसंपर्कन, पोटेंशियल ड्रॉप विधि। यानी इन चारों ऑप्शनों में से हमारा सबसे सही ऑप्शन क्या है? एक पानी की पाइप के माध्यम से भूसंपर्कन विधि। हम यानी इस ऑप्शन के द्वारा, यानी इस विधि के द्वारा हम सबसे सिंपल अर्थिंग कर सकते हैं। यानी किसी पानी का पाइप गया हुआ है भू के अंदर, तो उसके द्वारा हम अर्थिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, चुंबक के अधिकतम आकर्षण बल के बिंदु को इसका खालिस्तान कहा जाता है। यानी चुंबक के अधिकतम आकर्षण बल, यानी चुंबक में ऐसा कौन सा हिस्सा है जहाँ पर अधिकतम आकर्षण बल होता है? किस पर होता है? पोल पर। यानी चुंबक का 2 पोल होते हैं, N और S, यानी उन ध्रुवों पर सबसे अधिक आकर्षण बल होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? चुंबकीय ध्रुव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, दिए गए विकल्पों में से सिंक्रोनस मोटर के नुकसान पहचानें। यानी इन विकल्पों में से सिंक्रोनस मोटर के क्या नुकसान है? नो लोड से फुल लोड तक स्थिर गति देती है, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा वोल्टेज के साथ रैखिक रूप से बदलती है, ऊर्जा घटक को वांछित तरीके से बदला जा सकता है, इसके लिए DC उत्तेजना की आवश्यकता होती है जो बाहरी स्रोत से दी जाती है। यानी ये एक सिंक्रोनस मोटर का नुकसान है, जो कि DC सप्लाई की ज़रूरत होती है इस सिंक्रोनस मोटर को उत्तेजित करने के लिए, जो कि हमें अलग से देना पड़ता है किसी बैटरी से या जनरेटर से। ठीक है, तो ये DC सिंक्रोनस मोटर का एक यानी कि नुकसान होता है, जो कि बाहरी सप्लाई देनी पड़ती है DC बैटरी या DC जनरेटर लगा के उसको एक्साइट करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, रोधक सामग्रियां जो वायु और गैस को रोककर अन्य ठोस सामग्रियों के रोधक गुणों को सुधारती है। यानी इनमें से ऐसी कौन सी इंसुलेटिंग सामग्री है जो कि गैस और वायु को रोककर, यानी ठोस मटेरियल उसको इंसुलेट करती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारा पहला सही है, तरल रोधक सामग्री। यानी कि एक जो लिक्विड जो होता है हमारा रोधक, जिसको हम बोलते हैं ऑयल, ट्रांसफर ऑयल उसको बोल सकते हैं, उसमें क्या है कि गैस भी नहीं होती है अंदर, उसमें वायु भी नहीं होती है। तो उस गैस और वायु को रोक करके अंदर उसमें जो ठोस सामग्री रहती है, जैसे बाइंडिंग हो गई हमारी, तो उसकी इंसुलेटर को बनाए रखने के लिए ये काम में लिया जाता है। यानी तरल रोधक सामग्री, हमारा ऑप्शन से हो जाएगा तरल रोधक सामग्री। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक सिंक्रोनस मोटर की गति, यानी एक सिंक्रोनस मोटर की है, उसकी गति के बारे में क्या है? 0 के बराबर होती है, ये भी गलत है। बढ़ते लोड के साथ कम होती है, ये भी गलत है। बढ़ते लोड के साथ बढ़ जाती है, ये भी गलत है। बढ़ते लोड पर लगभग स्थिर रहती है। यानी सिंक्रोनस मोटर एक ऐसी मोटर है जिसकी गति लगभग स्थिर रहती है, बढ़ते लोड के साथ भी स्थिर रहती है और कम लोड पर भी उतनी ही रहती है। यानी सिंक्रोनस मोटर की गति क्या होती है? हमारी बराबर होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? 4 नंबर से, बदलते लोड पर स्थिर गति। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, करंट की अधिकतम मात्रा जो एक रेक्टिफायर के माध्यम से प्रवाह कर सकती है उसे कहा जाता है। यानी करंट की वो अधिकतम मात्रा जो एक रेक्टिफायर के माध्यम से प्रवाह कर सकती है उसे क्या कहते हैं हम? पीक प्लेट विद्युत प्रवाह करंट। ठीक है, यानी कि ऑप्शन और क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? प्रति प्लेट AC वोल्टेज। ठीक है, दूसरा क्या है? पीक प्लेट विद्युत प्रवाह करंट, लोड विद्युत प्रवाह करंट, पीक इनवर्स वोल्टेज। यानी इसमें करंट की बात की है तो इसमें क्या जाएगा? पीक प्लेट विद्युत प्रवाह करंट, अधिक उसमें से बहने वाली
अधिकतम करंट क्या कहते हैं हम? पीक करंट यानी पीक प्लेट विद्युत प्रवाह। तो ऑप्शन क्या जाएगा हमारा 2 नंबर सही। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, ट्रांसफार्मर में नमी को रोकने के लिए ब्रीदर के अंदर निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या क्या ऑप्शन है? निकिल आयरन, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सिलिका जेल। तो हमें ब्रीदर में नमी को रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सिलिका जेल का। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, एक अल्टरनेटिव फील्ड करंट को लोड के साथ बदलने से अल्टरनेटिव वोल्टेज को स्थिर रखा जा सकता है। इस विधि को हम क्या कहते हैं? उत्तेजना नियंत्रण विधि। यानी अल्टरनेटिव जो फील्ड है उसको हम एक्साइट करते हैं किससे? डीसी करंट से। तो उसकी जो वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज, हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो उसका जो फ्लक्स है वो भी घटे बढ़ेगा, और फ्लक्स कम ज़्यादा होने से वोल्टेज भी कम परिवर्तन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर का, अल्टरनेटर को चलाने वाले प्राइम मूवर की गति वोल्टेज और खालिस्तान पर निर्धारित करती है। यानी क्या है इसमें से? अक्रांत समय, आउटपुट की गति, आउटपुट करंट, आउटपुट की आवृत्ति। यानी अल्टरनेटर को जो चलाता है प्राइम मूवर, उसकी गति वोल्टेज और खालिस्तान को निर्धारित करती है। यानी जो उसकी स्पीड है, प्राइम मूवर की स्पीड, वो किस किस को प्रभावित करती है? एक तो वोल्टेज, यानी इसकी प्राइम मूवर की स्पीड यदि हम कम ज़्यादा करेंगे तो वोल्टेज भी कम ज़्यादा होगा, और दूसरा क्या है? फ्रीक्वेंसी पर भी इफेक्ट पड़ेगा, यानी कम ज़्यादा घूमेगा तो फ्रीक्वेंसी भी कम ज़्यादा हो जाएगी। तो उसमें क्या आंसर आएगा हमारा? आउटपुट की आवृत्ति। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्टर मोटर को शुरुआत में अपनी पूरी गति से चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा स्टार्टर हमारा? स्टार डेल्टा स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, डियोल स्टार्टर। यानी हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? डियोल स्टार्टर। डियोल स्टार्टर क्या करता है? जैसे हम उसको ऑन करेंगे तो मोटर को फुल स्पीड पर चलाएगा ये, ठीक है। और बाकी की जो स्टार्टर हैं, स्टार डेल्टा वगैरह, ये 3 पॉइंट स्टार्टर, ये फर्स्ट में कम स्पीड चलाएगा, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, निम्न आवर्ती मीटरों में से किस में स्थायी यू आकार के चुंबक के ध्रुवों के बीच 2 चलते कॉइल एक दूसरे के लंब रूप होते हैं? ठीक है, तो इसका मतलब है, यानी यू आकार का चुंबक है, उसके बीच में कॉइल रखी जाती है जो एक दूसरे क्या होती हैं? लंबरूप यानी लंबवत होती हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या है? वाइब्रेटिंग रीड फ्रीक्वेंसी मीटर, इलेक्ट्रोडायनेमिक फ्रीक्वेंसी मीटर, डिजिटल एनर्जी मीटर, मूविंग आयरन फ्रीक्वेंसी मीटर। तो इसके अंदर क्या सही जाएगा हमारा? इलेक्ट्रोडायनेमिक फ्रीक्वेंसी मीटर। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस वाइंडिंग में बैक पिच और फ्रंट पिच में केवल 2 कंडक्टर का अंतर होता है? तो वो किस में होता है हमारा? लैप वाइंडिंग में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, बैटरी ईएमएफ जो एक मेष में दक्षिणावर्त दिशा में करंट के प्रवाह करने का कारण बनता है, उसे खालिस्तान के रूप में लिया जाना चाहिए। यानी कि जिसमें बताया गया कि बैटरी ईएमएफ जो एक मेष में दक्षिणावर्त दिशा में करंट के प्रवाह का कारण बनता है, यानी दक्षिणावर्त दिशा मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है एक मेष में, तो उसको हम क्या लेंगे? धनात्मक ईएमएफ। और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसको हम क्या लेंगे? ऋणात्मक ईएमएफ। तो इसमें कैसे हो जाएगा हमारा? 3 नंबर ऑप्शन, धनात्मक ईएमएफ। 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रेरित करंट की दिशा ऐसी होती है कि यह हमेशा इसके कारण का विरोध करती है। किससे बताया गया है? यानी जो वोल्टेज उत्पन्न होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है, वह हमेशा इसके कारण का विरोध करती है। किसके नियम अनुसार होता है हमारा? लेंज के नियम अनुसार। लेंज का नियम क्या कहता है? यानी करंट की जो डायरेक्शन है वो जिस कारण के वजह से फिक्स हुई है वह उसी कारण का विरोध करता है, वो क्या कहलाता है हमारा? लेंज का नियम। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, कुछ तरल पदार्थों में विद्युत करंट का प्रवाह रासायनिक परिवर्तनों के साथ होता है। इस प्रवाह को क्या कहा जाता है? रासायनिक प्रवाह। जैसे बैटरी होती है, बैटरी में जो तरल पदार्थ होता है उसमें से करंट प्रवाह होता है, और उसमें क्या होता है? रासायनिक रिएक्शन, यानी कि डिस्चार्ज होती है और चार्ज होती है, ठीक है। तो उसके करंट प्रवाह के साथ साथ क्या होता है? रासायनिक प्रभाव। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? रासायनिक प्रभाव सही होता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, धातु फिलामेंट लैंप में सीधी कॉइल की हुई एक धातु की तार होती है जिसे कहा जाता है, हम क्या कहते हैं? फिलामेंट। यानी क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है धातु फिलामेंट, ठीक है। तो जो बल्ब होता है हमारा उसमें जो फिलामेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? फिलामेंट ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, विद्युतीय वितरण प्रणाली में आर्क वेल्डिंग, आर्क लाइटिंग और बूस्टर के लिए किस प्रकार के जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कंपाउंड जनरेटर, शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर और कम्यूटेटर। यानी कौन जनरेटर का उपयोग करते हैं हम? सीरीज जनरेटर का, यानी कि बूस्टिंग के लिए हम सीरीज जनरेटर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, एससीआर और जीटीओ के बीच का अंतर यह है कि जीटीओ को खालिस्तान का उपयोग करके बंद
किया जा सकता है। तो GTO को हम किसके द्वारा बंद कर सकते हैं? नकारात्मक गेट सिग्नल, यानी जो उसका गेट है उसको हम नेगेटिव सिग्नल देकर हम GTO को बंद कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? 2 नंबर, नकारात्मक गेट सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 19 है, आर्मेचर प्रतिक्रिया को खालिस्तान पर करंट आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र के प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। आर्मेचर प्रतिक्रिया को खालिस्तान पर यानी किस पर करंट आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र के आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी आर्मेचर का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके प्रभाव से किस पर इफेक्ट पड़ता है? किस पर इफेक्ट पड़ता है आर्मेचर के प्रभाव से? मैन फील्ड फ्लक्स पर। यानी जो आर्मेचर का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किसको कम कर देता है? मैन फील्ड फ्लक्स को कम कर देता है, जिसके कारण क्या होता है? आर्मेचर प्रतिक्रिया। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही? मैन फील्ड फ्लक्स। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, एक स्थायी चुंबक के साथ चलती हुई कॉइल से बने उपकरण खालिस्तान के साथ एक शक्तिशाली स्थायी चुंबक होते हैं। यानी कि उसमें जो ये होता है हमारा मृदु लोहे की छड़ का चुंबक, यानी जो मीटरों में जो कॉइल होती है, कॉइल के चारों तरफ जो चुंबक लगाए जाते हैं वो किसके होते हैं? मृदु लोहे के, यानी नरम लोहे की छड़ के जो चुंबक बने होते हैं, जिसके बीच में कॉइल क्या करती है? मूवमेंट करती है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का, सार्वभौमिक मोटर निम्नलिखित में से किस घरेलू उपकरण में प्रयोग की जाती है? यानी सार्वभौमिक मोटर यानी यूनिवर्सल मोटर किस उपकरण में प्रयोग की जाती है? ऑप्शन में क्या क्या दिए हैं? पानी खींचने की पंप, इसमें भी नहीं होती है। छत का पंखा, इसमें भी नहीं होती है। मिक्सर ग्राइंडर, यानी इसमें हमारी यूनिवर्सल मोटर उपयोग की जाती है। कपड़ा धोने की मशीन, इसमें नहीं होती है। यानी जो मिक्सर ग्राइंडर होता है उसमें क्या उपयोग की जाती है? यूनिवर्सल मोटर। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, एक निश्चित तापमान के बाद प्रति डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वृद्धि के साथ प्रतिरोधक के प्रतिरोध में वृद्धि को क्या कहा जाता है? प्रतिरोध का ताप गुणांक। ठीक है, प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है? जब भी कोई तापमान बढ़ता है, किसी प्रति डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है, तो प्रतिरोध भी उसी के रेशो में बढ़ता रहता है। उसको क्या कहते हैं? प्रतिरोध का तापमान गुणांक। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, आवृत्ति में किसी भी परिवर्तन के बिना विद्युत ऊर्जा को किसी एक AC सर्किट से दूसरे AC सर्किट में बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला स्टैटिक उपकरण क्या होता है? क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आ रहा है। यानी कि फ्रेक्वेंसी को बिना बदले किसी एक AC सर्किट से दूसरे AC सर्किट में ऊर्जा का जो ट्रांसमिशन है वो किसके द्वारा करते हैं? ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर का कार्य यही होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में फ्रेक्वेंसी नहीं बदलती है, वो एक AC ऊर्जा को दूसरे परिपथ में एक AC ऊर्जा के रूप में ही ट्रांसफ़र कर देता है। तो क्या होता है हमारा? ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से अरेस्टर में सींग के आकार की धातु की दो रोड होती है जो हवा की छोटी दूरी से अलग की होती है? लाइटिंग अरेस्टर का क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है? निकटता प्रभाव, हॉर्न गैप लाइटिंग अरेस्टर, रोड गैप लाइटिंग अरेस्टर, थायराइड लाइटिंग अरेस्टर। यानी कि इसमें बताया गया है सींग के आकार के, यानी कि जो सींग के आकार का जो ऊपर लगा हो, देखो आपने किसी भी हाईएस्ट जो बिल्डिंग होती है या चोटी होती है उस पर सींग के आकार का लगा होता है, तो वो क्या होता है? हमारा हॉर्न गैप लाइटिंग अरेस्टर। वो लाइट जैसे बिजली, आकाशीय बिजली को अरेस्ट करने के लिए वो उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, यदि शंट फील्ड के कारण वोल्टेज में नो लोड से फुल लोड तक गिरावट सीरीज फील्ड के कारण वृद्धि के बराबर होती है तो टर्मिनल वोल्टेज स्थिर होगी। इस तरह के जनरेटर को क्या कहा जाता है? लेवल कंपाउंड जनरेटर। यानी कि इसमें शंट फील्ड के कारण जो वोल्टेज में गिरावट आती है और वह गिरावट सीरीज फील्ड के कारण जो वोल्टेज में वृद्धि होती है उसके बराबर होती है, यानी उसका लेवल हो जाता है। जितनी वोल्टेज में गिरावट होती है वह सीरीज फील्ड उसकी पूर्ति कर देता है, यानी लेवल हो जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? लेवल कंपाउंड जनरेटर। अगला क्वेश्चन है, जो सामग्रियाँ चुंबक की ओर कड़ाई से आकर्षित नहीं होती उन्हें हम क्या कहते हैं? यानी पैरामैग्नेटिक सामग्रियाँ। यानी पैरामैग्नेटिक सामग्रियाँ क्या होती हैं? जो चुंबक की ओर जल्दी से आकर्षित नहीं होती हैं, यानी बहुत धीमी गति से वो आकर्षित होती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक सामग्रियाँ। और जो तेज़ी से आकर्षित होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिक सामग्रियाँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का, निम्न में से कौन सी मोटर स्वयं शुरू होने वाली मोटर नहीं है? यानी जो स्वयं शुरू नहीं होती है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है और उसके रोटर को घुमाने के लिए एक प्राइम मूवर की आवश्यकता होती है। यानी ऐसी कौन सी मोटर होती है? सिंक्रोनस मोटर, जो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है और इसको घुमाने के लिए एक अलग से प्राइम मूवर की आवश्यकता पड़ती है। यानी किसी भी मोटर, AC मोटर को हम यूज़ करते हैं इसको घुमाने के लिए। ठीक है, तो सिंक्रोनस मोटर आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, ट्रांजिस्टर करंट में पर्याप्त मात्रा के साथ कम वोल्टेज पर काम करते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं, ट्रांजिस्टर
करंट में पर्याप्त मात्रा के साथ कम वोल्टेज पर काम करते हैं, इसलिए यानी क्या कहते हैं हम, करंट संचालित उपकरण, यानी करंट के ऊपर ये संचालित होते हैं, ना कि वोल्टेज के ऊपर। यानी वोल्टेज कितनी भी कम ज़्यादा हो उससे कोई डिपेंड नहीं, कितनी भी कम हो उससे कोई मतलब नहीं, ये करंट के ऊपर संचालित होने वाले उपकरण है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, अगर एक डीसी जनरेटर के ब्रश होल्डर को रोककर विद्युत रोधी नहीं किया जाता है तो इसे, तो क्या होगा, ऑप्शन पढ़ते हैं। यंत्र को कम लोड किया गया है, लैमिनेशन में मजबूत विद्युत रोधिता है, यंत्र में कम्यूटेटर पर भारी स्पार्किंग है, फील्ड में खुला परिपथ है। ब्रश होल्डर को रोकर से विद्युत रोधी नहीं किया जाता है, यानी जो ब्रश होल्डर है उसको रोकर पर विद्युत इंसुलेटिंग नहीं है, यानी वो डायरेक्ट टच में है रोकर के, तो उससे क्या होगा, यंत्र में कम्यूटेटर पर भारी स्पार्किंग होगी, यानी कि वो ओवरलोड, यानी ओवरलोड नहीं, शॉर्ट सर्किट, वो अर्थिंग हो जाएगा किससे, बॉडी से, तो वो हाई स्पार्किंग करने लगेगा। ठीक है, यानी कि ब्रश होल्डर है वो डायरेक्टली बॉडी से अर्थ हो जाएगा, तो वो स्पार्क जो कम्यूटेटर पर भारी स्पार्किंग होगी उसके कारण, तो उसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, यंत्र में कम्यूटेटर पर भारी स्पार्किंग। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसी सतह पर प्रकाश गिरने के परिणाम को खालिस्तान कहा जाता है। किसी सतह पर प्रकाश गिरता है तो हम क्या कहते हैं उसको, प्रदीप्ति, यानी कि लाइटिंग। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, आर्मेचर कोर के स्लॉट में इंसुलेटिंग किए हुए कंडक्टर की व्यवस्था को कहा जाता है आर्मेचर वाइंडिंग, यानी आर्मेचर कोर में जो स्लॉट में इंसुलेटिंग किए हुए तार हम डालते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं, सीधी सी बात है, तो क्वेश्चन सही हो जाएगा हमारा आर्मेचर वाइंडिंग। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, जब मशीन की इनपुट एसी और आउटपुट डीसी, तो उस मशीन को क्या कहते हैं हम, क्वेश्चन से स्पष्ट पता पड़ रहा है, तो हम क्या हो जाएगा वो, रोटरी कन्वर्टर। रोटरी कन्वर्टर क्या होता है, हम उसको सप्लाई एसी देते हैं और वो हमें आउटपुट में क्या देती है, डीसी देती है, यानी एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम उपयोग करते हैं, क्या कहते हैं, रोटरी कन्वर्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, ट्रांजिस्टर को बढ़ाने के लिए ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए दो आवश्यक तत्व, ट्रांजिस्टर को किससे बनाया जाता है, दो आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, आर्सेनिक और तांबा, एल्युमिनियम और निकिल, लेड और निकिल, जर्मेनियम और सिलिकॉन, यानी जर्मेनियम और सिलिकॉन से क्या बनाते हैं हम, ट्रांजिस्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, पी प्रकार के पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी को क्या कहा जाता है, यानी पी प्रकार का जो पदार्थ है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है जिस पदार्थ में, उसको क्या कहते हैं हम, होल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 35, एक ट्रांजिस्टर आधारित परिपथ जो इनपुट सिग्नल के आयाम या ऊर्जा को बढ़ाने में सक्षम होता है उसे क्या कहते हैं, एम्पलीफायर। ठीक है, एम्पलीफायर यानी किस चीज़ को बढ़ाना, ठीक है, बड़ा इनपुट सिग्नल को, यानी इनपुट सिग्नल के आयाम है उसकी ऊर्जा को बढ़ाने में सक्षम होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीफायर। 36 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेफाइट से बने प्रतिरोधक को क्या कहा जाता है, कार्बन प्रतिरोधक, यानी कार्बन प्रतिरोधक किससे बनाते हैं हम, ग्रेफाइट से। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, सीरीज मोटरों का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है। सीरीज मोटर का उपयोग हम कहाँ करते हैं, भारोत्तोलन यंत्रों यानी क्रेन में। ठीक है, ऑप्शन अजीब सा दिया हुआ है, भारोत्तोलन यंत्रों में, ड्रिलिंग मशीनों में, पंपों में, आटा चक्कियों में, यानी कि सीरीज मोटर का उपयोग हम क्या करते हैं, जहाँ पर स्टार्टिंग में अधिक टॉर्क की आवश्यकता होती है, यानी क्रेन जो होता है वो हमारा उस पर लोड लगा होता है किस चीज़ को उठाने के लिए, तो उसमें स्टार्टिंग में हाई लोड होता है, या फिर किसी मोटर को हम सेल्फ स्टार्ट करना है, जैसे ऑटोमोबाइल जैसे व्हीकल होता है, कोई भी गाड़ी को इंजन को स्टार्ट करने के लिए हम सीरीज मोटर का उपयोग करते हैं, जहाँ पर पहले से ही लोड उस पर लगा होता है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, एम्पलीफायर जिसमें ट्रांजिस्टर बायस का मूल्य और सिग्नल वोल्टेज इस तरह से समायोजित किए जाते हैं कि कलेक्टर और करंट इनपुट सिग्नल के केवल आधे समय से कम के लिए प्रवाह करता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्लास ए बी एम्पलीफायर, क्लास सी एम्पलीफायर, क्लास बी एम्पलीफायर, क्लास ए एम्पलीफायर। तो इसमें ऑप्शन क्या सही हो जाएगा हमारा, क्लास सी एम्पलीफायर। सी एम्पलीफायर में क्या होता है, ट्रांजिस्टर का जो जैसे हम किस चीज़ ट्रांजिस्टर को सिग्नल देते हैं वोल्टेज का, यानी उसको इस तरह समायोजित करते हैं कि जो इनपुट सिग्नल है वो आधे चक्कर का जो समय होता है उससे भी कम समय में वो प्रवाहित होता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्लास सी एम्पलीफायर। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, तारों के जोड़ को स्थायी प्रकृति देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, सोल्डरिंग, यानी कि कोई भी तार का जोड़ है तो उस पर हम सोल्डरिंग करते हैं तो क्या होता है, स्थायी प्रकृति हो जाती है उसकी। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, बड़े व्यास वाले एक अल्टरनेटर में जिसमें प्रमुख ध्रुव के साथ घूमने वाले फील्ड होती है उस रोटर को हम क्या कहते हैं, धीमी गति वाला रोटर।
ऑप्शन सारे क्या हैं, बिना किसी गति, उच्च गति, स्थिर गति और धीमी गति। यानी कि जो बड़े साइज के जो अल्टरनेटर होते हैं तो उसमें क्या घुमाते हैं, फील्ड को घुमाते हैं, और छोटे साइज के अल्टरनेटर पर क्या घुमाते हैं, हम आर्मेचर को घुमाते हैं। जो फील्ड घूमता है तो उसका रोटर होता है बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा होता है और वो धीरे धीरे घूमता है, ठीक है, तो उसको धीमी गति वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, निम्नलिखित में से किन इंडक्शन मोटर में कम प्रारंभिक टॉर्क होता है। कौन से इंडक्शन मोटर है जिसमें स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है, तो क्या किस में होता है, हमारा स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, दुर्घटनाएं आमतौर पर निम्नलिखित कारकों में से किस कारण होती हैं। ठीक है, दुर्घटनाएं किस कारण होती हैं। ऑप्शन है वायु प्रदूषण, पर्यावरण प्रभाव, मशीन की गलती, जल प्रदूषण। दुर्घटनाएं जो अधिकतर होती हैं किस कारण होती है, मशीन की गलती, यानी मशीन में कोई मिस्टेक आ जाती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है मशीन में किसी खराबी की वजह से, तो उसके कारण एक्सीडेंट हो जाता है कई बार। तो अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन ना ही अच्छा निर्वारक और ना ही अच्छा अवरोधी है। यानी कौन सा निम्न ऑप्शन में से है जो ना ही तो अच्छा निर्वाहक है और ना ही अच्छा अवरोधी है, ना ही चालक है और ना ही कुचालक है, तो मैं बीच का है तो उसको हम क्या कहते हैं, अर्ध निर्वाहक। ना ही तो निर्वाहक है और ना ही अवरोधी है तो उसको हम अर्ध निर्वाहक कहते हैं, यानी कि सेमी कंडक्टर, अर्धचालक। अगला क्वेश्चन 44 नंबर, IE नियमों के अनुसार भूमि में दवाई धातु पानी की पाइप या किसी अन्य कंडक्टर को कहा जाता है अर्थ इलेक्ट्रोड। यानी कि जो हम अर्थिंग करते हैं, पाइप अर्थिंग करते हैं या कोई भी अर्थिंग करते हैं तो उसको जो भूमि में दबाई जाती है, यानी कि प्लेट दबाई जाती है या फिर पाइप दबाया जाता है, तो हम उसको क्या करते हैं, अर्थ इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब एक तार या पदार्थ के एक टुकड़े को एक परिपथ में प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए घटक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसे हम कहा जाता है रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है, किसी भी सर्किट में विद्युत को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है, किसी भी रूप में ले सकते हैं, किसी रेजिस्टेंस के रूप में ले सकते हैं, किसी तार के रूप में ले सकते हैं ना, किसी भी रूप में हम उसको रजिस्टर के रूप में लेंगे तो वो रजिस्टर ही कहलाएगा, प्रतिरोधक कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, एक घूर्णी परिवर्तित पर किसी प्रकार का आर्मेचर वाइंडिंग किया जाता है। यानी एक घूर्णी परिवर्तित है उस पर किस प्रकार का आर्मेचर वाइंडिंग किया जाता है, लैप वाइंडिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, कम्यूटेशन विद्युत प्रवाह में परिवर्तन है जो आर्मेचर में खालिस्तान के प्रवाह से गुजरने पर होता है। यानी कम्यूटेशन विद्युत प्रवाह में एक परिवर्तन है। यानी कम्यूटेशन क्या होता है, आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसमें विद्युत का जो प्रवाह का जो परिवर्तन होता है, यानी किसी क्षण विद्युत का प्रवाह, मतलब हर क्षण उसमें विद्युत का जो प्रवाह है उसकी डायरेक्शन बदलती रहती है एक पोल से दूसरे पोल पर गुजरने पर। यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एक ध्रुव से अगले ध्रुव पर जो आर्मेचर गुजरता है तो उसके कारण उसकी वाइंडिंग में धारा की दिशा में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या सही जाएगा हमारा, एक ध्रुव से अगले ध्रुव। 48 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा घटक में सुधार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मोटर बिजली घरों और सब स्टेशनों में बस बार के समांतर उपयोग की जाती है। ऊर्जा घटक में सुधार करने के लिए, यानी पावर फैक्टर को हम सुधार करने के लिए कौन सी मोटर उपयोग करते हैं, सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हम सिंक्रोनस मोटर प्रयोग कर सकते हैं और दूसरा क्या कर सकते हैं, कैपेसिटर बैंक लगाकर भी हम पावर फैक्टर सुधार सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज खालिस्तान के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। यानी फ्यूज जो होता है वो किसके लिए सुरक्षा प्रदान करता है, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड। ठीक है, कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है या फिर ओवरलोड हो गया तो उसके लिए हम उसकी सुरक्षा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लेड एसिड बैटरी को एक अवगुण है। यानी लेड एसिड बैटरी होती है उसका एक नुकसान क्या है, स्थिर करंट, इसे बार बार चार्ज किया जाता है, शॉर्ट सर्किट, इसका EMF स्थिर रहता है। यानी जो इसलिए लेड एसिड बैटरी हैं उनको क्या नहीं करना चाहिए, शॉर्ट सर्किट करने से वो खराब हो जाती हैं, यानी इसका एक नुकसान होता है। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, यदि दो कंडक्टर के बीच की दूरी कम है तो कंडक्टर की सतह पर विद्युत स्थिति दबाव को ज़्यादा करने के परिणाम क्या होता है, कोरोना बनता है। यानी कि जो कंडक्टर है उनके बीच की दूरी क्या है, कम है, और उनकी सतह पर विद्युत स्थितिक दबाव को ज़्यादा करने के परिणाम स्वरूप, यानी उस पर वोल्टेज बढ़ाने पर क्या होगा, दोनों के बीच में स्पार्किंग होने लगेगी, और स्पार्किंग क्या कहते हैं हम, कोरोना बनता है, यानी कोरोना होता है उसके बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रोधक सामग्री के लिए एक आवश्यकता है। निम्नलिखित में से कौन सी रोधक सामग्री के लिए आवश्यकता है।
उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, कम परावर्तित बल, कम यांत्रिक बल, कम विशिष्ट प्रतिरोध। यानी जो इंसुलेटिंग सामग्रियाँ हैं, हमारी रोधक सामग्रियाँ हैं, उसकी एक क्या गुण होना चाहिए, एक अच्छा गुण क्या होना चाहिए, उस उच्च विशिष्ट प्रतिरोध उसमें होना चाहिए, जिससे वो अधिक से अधिक वोल्टेज को वो रोक सके। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, निम्न में से कौन सी सामग्री का उपयोग अर्थ प्लेटों के आसपास मिट्टी की नमी और कम प्रतिरोध बनाए रखने के लिए किया जाता है। यानी जो अर्थिंग होती है हमारी, अर्थिंग में हम जो उसका प्रतिरोध कम करने के लिए और उसमें नमी बनाए रखने के लिए हम क्या डालते हैं, उसमें नमक, चारकोल और पानी डालते हैं। तो ऑप्शन क्या जाएगा हमारा 3 नंबर सही। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, किलो वाट एम्पियर घंटे और किलो वोल्ट एम्पियर घंटे को मापने के वाले उपकरण को क्या कहते हैं हम, ट्राई वेक्टर मीटर। यानी कि ये ट्राई वेक्टर मीटर एक ऐसा मीटर होता है जो दोनों तरह की ऊर्जा मापता है। यानी किलो वाट एम्पियर भी नाप लेता है वो, और क्या नाप लेता है, किलो वोल्ट एम्पियर भी नाप लेता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, मशीन के दो निकटवर्ती ध्रुवों के केंद्रों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम, पोल पिच। क्या कहते हैं, पोल पिच। यानी मशीन के दो निकटतम ध्रुव, यानी मशीन में जो पोल होते हैं उसके लगातार दो पोलों के जो बीच की दूरी है, दो पोलों के जो सेंटर से सेंटर की जो दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, पोल पिच। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, आईई नियम के मुताबिक लाइट और पंखे के लिए एक परिपथ में खाली स्थान से अधिक का कुल लोड नहीं होना चाहिए। यानी लाइट और फैन है, लाइट पंखे के लिए जो अधिकतम लोड जो दिया हुआ है हमारा आईई नियम के अनुसार वो कितना है, 800 वाट। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, निम्न में से कौन सा 3 टर्मिनल एक ध्रुवीय ठोस स्थिति उपकरण है। यानी ऐसा कौन सा है निम्न में से जो 3 टर्मिनल है और एक ध्रुवीय ठोस स्थिति उपकरण है, तो वो कौन सा हमारा, FET। ठीक है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर हमारा, क्षारीय सेलों में एक इलेक्ट्रोलाइट के रूप में एक क्षार और खालिस्तान होती है, निकेल आयरन या निकेल कैडमियम प्लेटें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, जनरेटर वोल्टेज उत्पन्न करता है और इसे यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है जब एक मोटर खालिस्तान को उत्पन्न करती है। यानी कि जो जनरेटर होता है वो वोल्टेज उत्पन्न कब करता है, जब उसे यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता कौन देता है उसको, जब एक मोटर टॉर्क उत्पन्न करती है। यानी जब उसको मोटर जो उसको घुमाती है, जनरेटर को किससे घुमाती है, टॉर्क के साथ घुमाती है, तो वो घूमता है तो और वोल्टेज उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन क्या जाएगा हमारा, टॉर्क। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसका इस्तेमाल वोल्टमीटर या किसी अन्य उपकरण के संचालन के लिए प्राइमरी वोल्टेज को एक सुरक्षित मूल्य तक कम करके उपयोग किया जाता है। तो वो कौन सा होता है हमारा, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर गैस ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, वोल्टेज को नापने के लिए। यानी हाई वोल्टेज जो होती है उसको कम करके हम उसमें वोल्ट मीटर लगा के फिर उसको नापते हैं। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर को खालिस्तान से संचालित किया जाता है। जो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है उसको हम किससे चलाते हैं, हाथ से या चुंबकीय ढंग से। यानी एक तो हम हाथ से उसको चलाते हैं, हाथ से मैनुअली चलाते हैं, या फिर चुंबकीय ढंग यानी उसमें कोई कॉन्टेक्टर या फिर चुंबकीय कॉइल लगा के उसमें उसको ऑपरेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, अधिकतम AC वोल्टेज को रेक्टिफायर की अचालक स्थिति में एनोड और कैथोड के बीच सुरक्षित रूप से लागू की जा सकती है और उसे कहा जाता है। यानी जो रेक्टिफायर जो होते हैं उसके अचालक स्थिति में, यानी उसमें से कोई करंट प्रवाह नहीं हो रहा है और एनोड और कैथोड के बीच सुरक्षित रूप से लागू की जा सकती है। यानी जो हम बोलते हैं रिवर्स बायसिंग में जो वोल्टेज होती है अधिकतम, उसको क्या कहते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज। यानी पीक का मतलब अधिकतम, इनवर्स का मतलब रिवर्स वोल्टेज, यानी पीक इनवर्स वोल्टेज हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, निम्नलिखित में से किस विधि में 3 फेज सप्लाई एक और 3 फेज सप्लाई के साथ साथ सिंगल फेज सप्लाई से जुड़े सकती है। निम्न में से कौन सी ऐसी 3 फेज सप्लाई है जो 3 फेज सप्लाई के साथ सिंगल फेज भी उसमें से हम जोड़ सकते हैं। तो कौन सी होती है हमारी, स्टार कनेक्शन। ठीक है, स्टार कनेक्शन में हम 3 फेज भी यूज लेते हैं और सिंगल फेजिंग भी हम यूज ले सकते हैं किसी एक फेज और न्यूट्रल को काम में लेकर। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, DC शंट मोटर में गति को नियंत्रित करने के लिए फील्ड वाइंडिंग सीधे DC लाइन से जुड़ी होती है और आर्मेचर श्रृंखला में खालिस्तान क्या जुड़ाता है, थायरिस्टर या SCR। यानी जो DC शंट मोटर जो होती है उसकी स्पीड को हम कंट्रोल करते हैं। तो उस क्वेश्चन में क्या जो है, फील्ड वाइंडिंग सीधे DC लाइन से जुड़ी है, यानी फील्ड वाइंडिंग जो है सीधी सप्लाई जुड़ी हुई है। और आर्मेचर की श्रृंखला में हम क्या लगाते हैं, SCR यानी थायरिस्टर, उसको लगाकर हम उसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर,
एक ड्राई सेल में बेलनाकार जस्ते का बर्तन होता है जो एक खालिस्तान के रूप में कार्य करता है। यानी जो ड्राई सेल होता है उसमें बेलनाकार जिंक पॉट जस्ते का बर्तन होता है, वो किसके रूप में कार्य करता है? कैथोड यानी नेगेटिव के रूप में। जो हमारा शुष्क सेल होता है उसको जो बाहरी आवरण होता है, उसकी बॉडी होती है, वो कौन से जो आयन के रूप में काम करती है? पॉजिटिव, यानी कि कैथोड के रूप में कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर। खालिस्तान को सुनिश्चित करने के लिए चारकोल और नमक के मिश्रण को अर्थ इलेक्ट्रोड के आसपास भरना चाहिए। प्रभावी अर्थिंग भूयोजन, यानी कि जो नमक और उसमें चारकोल क्यों डालते हैं? अच्छी अर्थिंग पाने के लिए, ठीक है, अच्छी अर्थिंग पाने के लिए हम उसको डालते हैं। तो ऑप्शन में क्या दिया? विद्युत प्रवाह में बाधा, कम अर्थिंग, प्रभावी अर्थिंग, करंट के उच्च प्रवाह, ठीक है। तो हम उसको क्यों डालते हैं? उसमें नमी बनी रहे, अर्थिंग हमारी जो अर्थिंग है हमारी अच्छी से बनी रही। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सही? प्रभावी अर्थिंग भूयोजन। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी मोटर एसी और डीसी सप्लाई दोनों पर कार्य करती है? तो ऐसी कौन सी मोटर है तुम्हारी? यूनिवर्सल मोटर, जो एसी और डीसी दोनों पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर। मोटर जिसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग शंट फील्ड वाइंडिंग के कारण उत्पन्न हुई फील्ड की सहायता के लिए जुड़ी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? कैमुलेटिव कंपाउंड वाइंडिंग। कैमुलेटिव कंपाउंड वाइंडिंग में कैमुलेटिव कंपाउंड मोटर, यानी कि जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है वो किसकी सहायता के लिए जुड़ी होती है? शंट फील्ड वाइंडिंग की वो सहायता करती है। यानी वोल्टेज में जो करंट में जो कम ज़्यादा जो वेरिएशन होता है उसके कारण जो उसकी स्पीड में जो वेरिएशन आता है उसको सहायता के लिए कौन सी वाइंडिंग जोड़ते हैं हम? सीरीज फील्ड वाइंडिंग, उसको हम क्या कहते हैं? कैमुलेटिव कंपाउंड मोटर। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर। डीसी परिपथ में ऊर्जा खालिस्तान के गुणन के बराबर होता है। यानी डीसी जो परिपथ है उसमें जो पावर है किसके गुणनफल के बराबर होता है? वोल्टेज और करंट के बराबर। इसका एक फॉर्मूला होता है पावर का, वो क्या होता है? P = V × I, यानी वोल्टेज और करंट के गुणनफल के बराबर होता है, क्या होता है? पावर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन से स्विच का उपयोग सजावटी लैंप सर्किट के लिए किया जाता है? ड्रम स्विच, यानी जो निम्न कौन सा स्विच है जो सजावटी, यानी जो हमें सजावटी लाइन लगाते हैं जिसमें लाइटिंग चलती रहती है कम ज़्यादा, ठीक है, तो उसमें हम ड्रम स्विच का उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कितने नंबर। एक कंडक्टर जिसमें श्रृंखला में कई टर्न्स जुड़ी होती हैं उसे कहा जाता है। यानी एक कंडक्टर जो है, ऐसा कौन सा कंडक्टर है जिसमें श्रृंखला में कई टर्न्स जुड़ी होती हैं, यानी कंडक्टर को हम बार बार घुमा के कई टर्न हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? वाइंडिंग यानी कॉइल, ठीक है, उसे हम कॉइल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर। एक सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर में दो स्थिर करंट कॉइल होते हैं जो लोड के साथ खालिस्तान में जुड़े होते हैं। किस में जुड़े होते हैं? श्रृंखला में। यानी जो सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर होते हैं उसमें स्थिर करंट कॉइल होती हैं जो किसके लोड के साथ किस में जुड़ी होती हैं? श्रृंखला में, यानी सीरीज में जुड़ी होती हैं। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर। एक धातु दिष्टकारी यानी मेटल रेक्टिफायर में नुकसान कम और कुशलता उच्च होती है। यानी जो मेटल रेक्टिफायर होता है, उसमें जो लॉस तो कम होते हैं और उसकी इफ़िशियंसी उच्च होती है। तो वो से कौन से होते हैं? मेटल रेक्टिफायर। यानी कि मेटल रेक्टिफायर का जैसे मतलब किससे लगा सकते हैं हम? जो सेमीकंडक्टर होते हैं, डायोड, ठीक है, डायोड से जो रेक्टिफायर बनता है वो हमारा ठोस रेक्टिफायर के रूप में आता है। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर। टैप्स काटने के लिए उपयोग होने वाले ऐसे उपकरण हैं, इनका इस्तेमाल काटने के लिए किया जाता है। टैप्स काटने के लिए उपयोग होने वाला उपकरण, इसका इस्तेमाल खालिस्तान काटने के लिए किया जाता है। तो क्या करते हैं हम? आंतरिक धागा यानी आंतरिक थ्रेड। एंड टैप्स क्या है? एक थ्रेड काटने का औजार होता है, थ्रेड्स यानी चूड़ियाँ काटने का, ठीक है। तो आंतरिक थ्रेड काटने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? टैप्स का। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर। फ्लोरिनेटल तरल पदार्थ संश्लेषित तरल पदार्थ के समान होते हैं और इनका उपयोग किस में होता है? ट्रांसफार्मर में। या ट्रांसफार्मर में जो हम तरल पदार्थ क्या डालते हैं? ऑयल डालते हैं, इंसुलेटिंग ऑयल। तो क्या कहते हैं? फ्लोरेटिल तरल पदार्थ संश्लेषित तरल पदार्थ के समान होते हैं, यानी संश्लेषित वो होते हैं जो पदार्थ होते हैं तरल पदार्थ। तो उसको हम क्या कहाँ डालते हैं? ट्रांसफार्मर में, ठीक है, स्टार्टरों में, इसमें जो इंसुलेटिंग के रूप में तरल पदार्थ का उपयोग हम करते हैं। तो यहाँ पर हमारे टेक्निकल के 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मैं आता कि आपको सॉल्व करके बताऊँगा।
आगे जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं पॉज करके। ये क्वेश्चन आ गए हमारे जीके के क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें। यहाँ हो गए 1 से 4 क्वेश्चन, ये हो गए 5 से 9 क्वेश्चन। आप उसको पॉज कर करके देख सकते हैं आराम से। यहाँ हो गए 10 से, ठीक है, 10 से 11 और 12। यहाँ से दोबारा स्टार्ट हो गया ये मैथ का 1 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है, 1 से 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 और 12। ये मैथ के 12 क्वेश्चन कंप्लीट। आ गए हैं रीजनिंग के, आ गए रीजनिंग के 12 क्वेश्चन, 1 से ये 5 तक हो गए, ये हो गए 6 से 10 तक, ये हो गई 11 से 11 और 12। यहाँ रीजनिंग के कंप्लीट हो गए। अब आ गए हमारी इंग्लिश के हैं 9 क्वेश्चन, 1 से 5 तक हो गया, 6 से 9 तक। ये हमारे इंग्लिश कंप्लीट, ठीक है। ये हो गया DMRC का क्वेश्चन पेपर। मैं और भी कई क्वेश्चन पेपर लाने वाला हूँ अगली वीडियो में, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।